नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग ज्ञान बिंदु के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इसमें 150 प्रश्न दिया गया है। सारे प्रश्नों को डिटेल सॉल्यूशन किया गया है, इसलिए आप इसे पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, एक थर्म बराबर 106.5 मेगाजूल। ये सही नहीं है। एक थर्म बराबर होता है 105.5 मेगाजूल। क्या होता है? 105.5 मेगाजूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 मेगाजूल। ये सही है। एक ब्रिटिश उसमें इकाई बराबर 252 कैलोरी। ये भी सही है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। ये भी सही है। और 1 जूल बराबर होता है कितना? 0.24 कैलोरी। उष्मा का एसआई मात्रक जूल है और सीजीएस मात्रक जो होता है वो कैलोरी है। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को ही क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा काल्पनिक अथवा दोलनी गति का उदाहरण है? काल्पनिक अथवा दोलनी गति का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा सी, घड़ी की सुइयों की गति। घड़ी की सुइयों की गति। यदि कोई पिंड अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर इधर उधर गति करती है तो पिंड की गति को दोलनी अथवा काल्पनिक गति कहते हैं। जैसे दीवार की घड़ी के लोलक की गति, सिलाई मशीन में सुई की गति, झूला झूलती लड़की की गति, ठोस पदार्थों में अणुओं की गति। ये सभी हैं जो इस तरह के दोलन करते हैं। किस तरह के? इस तरह के दोलन करते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों का अर्थ और तर्क के आधार पर व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले क्या होगा? गैलेक्सी होगा। उसके बाद क्या होगा? उसमें एक सूर्य होगा। उसके बाद होगा एक ग्रह है, और ग्रह के आसपास क्षुद्र ग्रह है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया का आंसर हो जाएगा सी, नूरसंतारा। इंडोनेशिया की राजधानी है नूरसंतारा। नूरसंतारा का अर्थ है द्वीप समूह। यह बोर्निया द्वीप के करीब है। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? तो यह है नीदरलैंड की। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। और हनोई किसकी राजधानी है? तो ये वियतनाम की है। और पोर्ट लुई राजधानी है मॉरिशस के। किसकी? मॉरिशस के। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो ठीक उसी संबंध का निरूपण करता है जो संबंध दिए गए उस शब्द युग्म में अभिव्यक्त है। बढ़ई हथौड़ा। बढ़ई हथौड़ा। उसके बाद क्या होगा? तो जिस प्रकार बढ़ई काम करने के लिए औजार के रूप में हथौड़ा का उपयोग करता है, उसी प्रकार मछुआरा क्या करेगा? तो वो मछली पकड़ने के लिए औजार के रूप में जाल का प्रयोग करता है। तो बढ़ई हथौड़ा और मछुआरा जाल हो जाएगा। ये सही हो जाएगा। जीत ने एक पुस्तक को 7/10 भाग पढ़ा है, जबकि ज्योति जो पुस्तक पढ़ रही है उसने उसका 11/14 भाग पढ़ा है। हालांकि दोनों के पास अपनी अपनी पुस्तकों के 180 पृष्ठ पढ़ना शेष है। जीत द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना अंश ज्योति द्वारा पढ़ा गया है? तो सबसे पहले तो उसे पृष्ठ संख्या निकालना है। तो माना कि जीत कुल पृष्ठों की संख्या कितना पढ़ा है? तो x पढ़ा है। तो जीत द्वारा पढ़ा गया 7x/10 है। तो शेष पृष्ठ कितना बचा? x - 7x/10 यानी 3x/10। ये जीत के द्वारा पढ़ा गया भाग है। अब प्रश्न में कह रहा है कि 3x/10 जो है वो कितने के बराबर है? 180 पृष्ठ के बराबर है। अपनी अपनी पुस्तक 180 पढ़ना शेष है। 180 पृष्ठ पढ़ना शेष है, यानी 3x/10 बराबर 180 है। ये जीत के लिए हो गया। अब कुल पृष्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो x बराबर 180 गुना 10/3 बराबर कितना आ जाएगा? 600। जीत द्वारा पढ़ा गया पुस्तक पृष्ठ कितना हो जाएगा? 7 गुना 600/3 बराबर हो जाएगा 420। ये जीत के द्वारा पढ़ा गया हो गया। अब माना ज्योति के कुल पृष्ठों की संख्या कितना है? तो 11/14। अगर 22 हम मानते हैं तब शेष पृष्ठ बराबर कितना हो जाएगा? तो 22 - 11x/14 बराबर 3y/14। अब हमारे पास आ जाएगा, प्रश्न से कह रहा है कि 3y/14 बराबर कितना भी 180 पढ़ना बाकी है। तो 22 बराबर निकल के आ जाएगा 840। तो ज्योति द्वारा पढ़ा गया पृष्ठ कितना हो जाएगा? जब इसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना? 11 गुना 840/14 बराबर 660, यानी अभी 660 बच रहा है। तो ज्योति द्वारा पढ़ा गया भाग क्या हो जाएगा? कितने में निकालना है? ये 420 में। तो यहाँ पर निकाल कर देखते हैं। 660 क्या है? ज्योति द्वारा पढ़ा गया पृष्ठ है। ये 420 तो हो जाएगा 66/42 यानी 11/7। आंसर जो हमारा आ जाएगा ए। नेक्स्ट है, स्नेहा को 16 परीक्षाओं में औसत 25 अंक मिले हैं।
पिरलय को औसत 23 अंक प्राप्त हुए, लेकिन उसने केवल 12 परीक्षाओं में भाग लिया है। प्रियल को स्नेहा के प्रदर्शन के बराबर पहुंचने के लिए शेष 4 परीक्षाओं में कितने औसत अंक प्राप्त करने होंगे। तो स्नेहा को मिला अंक कितना है, तो 16 गुना 25। प्रियल को मिला 12 विषयों में अंक कितना हो जाएगा, 12 गुना 23। माना प्रियल को मिला 4 विषयों के कुल अंक 4 गुना 1 से। तो प्रश्न में कह रहा है कि 12 गुना 23 प्लस 4x बराबर हो जाएगा 16 गुना 25। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो x का मान जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, 31 आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 31। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए विषयों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, उच्च शिक्षा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए विषयों में उच्च शिक्षा का उल्लेख नहीं है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 प्रकार्यात्मक विषय वस्तु समाहित किया गया है। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है। तो दूध, लीटर, चीनी, और इसका सही जवाब हो जाएगा डी। जिस प्रकार दूध का लीटर से मापा जाता है उसी प्रकार चीनी को कैसे मापा जाएगा, तो वो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध जो 1824 से 26 के बाद कौन सी संधि हुई, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, याडम्बू की संधि हुई। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध जो हुआ 1824 से 26 के बाद याडम्बू की संधि हुई। लॉर्ड एम्हर्स्ट के समय प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध हुआ, और वर्ष 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच याडम्बू की संधि हुई, और 1885 में डफरिन के समय में आंग्ला बर्मा का तीसरा युद्ध लड़ा गया। तत्पश्चात बर्मा को भारत में विलय कर लिया गया। कब तीसरा लड़ा गया, तो 1885 में। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्तांतरित की गई थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1950 में। 1950 के संधि में व्यापार रियायत के साथ परागण में संधि का महत्वपूर्ण प्रावधान था। नेपाल और भारत के नागरिक को एक दूसरे देश आने जाने की पूरी छूट थी। साल 2008 में नेपाल को गणराज्य घोषित किया गया। 1950 में संधि में व्यापार रियायत के साथ परागमन संधि का महत्वपूर्ण प्रावधान था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंकों में वही संबंध है जो दिए गए अंक समूह में है। तो आइए देखते हैं 512 और 64 में क्या संबंध है। तो 8 के अगर क्यूब करेंगे तो 512 होगा, और 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। यानी एक ही संख्या है, लेकिन एक पर क्यूब पावर है, एक पर स्क्वायर है। उसी तरह अगर 11 के क्यूब और 11 के स्क्वायर करेंगे तो 1331 और 121 आएगा। आंसर हमारा हो जाएगा डी। भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मुंबई को कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार। और कोलकाता को कहा जाता है डायमंड हार्बर, महलों का शहर, तथा भारत टॉलीवुड कहा जाता है किसे, भारत का टॉलीवुड कोलकाता को। और कोच्चि को कहा जाता है अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए आकृति श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ये जो है आकृति का अगला पद होगा बी। दो सह मूल्य संख्याएं x और y का लघुत्तम समवर्त क्या होगा। दो सह मूल्य संख्याओं x और y का लघुत्तम समवर्त क्या होगा। तो लसा बराबर होता है अंश का लसा बटा हर का लसा, क्योंकि जो ऊपर वाला रहता है उसका लसा होता है। तो x y का लसा होगा, और मसा क्या है, तो सह मूल्य है तो मसा 1 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा x y, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक पाइप ए और पाइप बी क्रमशः 40 मिनट और 80 मिनट में एक टंकी को भर सकता है। दोनों पाइप कुछ समय के लिए एक साथ खोले जाते हैं और फिर पाइप बी बंद कर दिया जाता है। यदि टैंक को भरने का कुल समय 30 मिनट है तो पाइप बी कितनी देर तक खुला था। तो एक क्या है 40 और एक 80 है। दोनों का अगर निकालेंगे हम कुल का 80 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। इसकी क्षमता 2 है, इसकी क्षमता 1 है। कार्य 30 मिनट में समाप्त होता है। ए द्वारा 30 मिनट पर कार्य किया गया कितना है, 2 गुना 30 बराबर 60। तो शेष कार्य कितना बटेगा, 80 माइनस 60 बराबर 20। तो बी द्वारा शेष 20 कार्य करने में लगा समय कितना होगा, 20/1 बराबर क्या हो जाएगा 20 मिनट, क्योंकि क्षमता 1 वही है, 1 है। आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है। मणिपुर का कौन सा समुदाय है जो हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है। आंसर हो जाएगा डी, जिलियांगरोंग।
जलिय रोंग समुदाय द्वारा हर साल फसल के मौसम के बाद मनाया जाता है। यह समुदाय अच्छी फसल के लिए अपना आभार व्यक्त करने और आने वाले समृद्ध वर्ष के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्र होते हैं। यह उत्सव आमतौर पर दिसंबर या जनवरी के महीने में 5 दिनों तक मनाया जाता है। इसकी तिथि हर साल बदलती रहती है। अगला है, भारत में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जीता है। यह समारोह किस देश में आयोजित किया गया है? गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जर्मनी। भारत ने गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जीता है। यह समारोह कहाँ? तो जर्मनी में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से है? तो मेक के बाद क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है। तो जस्ट को किस तरह लिखा है? एम को यहाँ लिखा है, ए को यहाँ लिखा है, के को यहाँ लिखा है, ई को यहाँ उसी तरह का लिखेंगे तो JSTU हो जाएगा। इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि कोडिंग करते समय अक्षरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अगला है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1975 में। सिक्किम का पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में प्राप्त हुआ। 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था और 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य किया गया। कब? तो 1975 में। और ये केवल 36वां संविधान संशोधन था। यहाँ पूरब में चोंग्याल वंश का शासन था। कहाँ? सिक्किम में था। अगला है, दिए गए संख्या श्रृंखला में उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है। तो आइए देखते हैं। 11 से 13 कैसे है? अगर हम इसे गुना 1 का +2 करेंगे तो हो जाएगा। और 13 से 29 को भी हम क्या करेंगे? 2 से गुना करते हैं, 13 दूनी 26 और प्लस क्या करेंगे? 3 होगा। यानी गुना 1 + 2 पहले में किया है, दूसरा में गुना 2 + 3 किया हुआ है, तीसरा में गुना 3 + 4 किया हुआ है, चौथा में गुना 4 + 5 किया हुआ है। तो पाँचवा क्या हो जाएगा? तो गुना 5 + 6 हो जाएगा। यानी इसमें से गुना 5 करेंगे +6 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 1851, वो सही हो जाएगा। तो बी। भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अरावली। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक फैली हुई है और इसकी सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 1722 मीटर है, जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। इस आबू पहाड़ी में जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी स्थित है। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में से लुप्त संख्या ज्ञात करना। देखते हैं कि ये सीरीज किस तरह है। अगर हम 51 और 32 को 51 - 32 करते हैं तो ये 19 आता है, और फिर 51 - 33 करते हैं तो ये 18 आता है, और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 1 है। इस तरह के ऐसा लग रहा है पहला सीरीज है। चलिए दूसरा में कंफर्म करते हैं। तो 33 - 28 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 33 - 29 जो हो जाएगा 4। इन दोनों के भी डिफरेंस -1 है, यानी सीरीज इसी तरह है। तो तीसरा हम निकाल लेंगे। 27 - 16 करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 27 माइनस जो हमारे पास जो भी एक ऑप्शन में अगर चेक करके देखते हैं 17 करेंगे तो 10 आना चाहिए, यानी 10 होगा। तो -1 का यहाँ भी डिफरेंस है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। शुक वंश का संस्थापक किस वंश का सेना नायक था? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मौर्य वंश का। शुक वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो मौर्य वंश का सेना नायक था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य शासक इसे बृहद्रथ की हत्या करके शुक वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट है, बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ था? लोटा विद्रोह आंसर हो जाएगा सी, मुजफ्फरपुर में। लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर क्षेत्र में हुआ था। मुजफ्फरपुर जेल के प्रत्येक कैदी को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि पीतल के लोटे की जगह मिट्टी के बर्तन दिए जाएंगे। इसके विरोध स्वरूप जो विद्रोह हुआ उसे लोटा विद्रोह कहा जाता है। दिए गए संख्या श्रृंखला उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आते हैं। आइए देखते हैं। 28 से 40 कितना है? +12। 40 से 25 है तो -15 है। फिर 25 से क्या होगा? तो हो जाएगा +18 करेंगे तो 43, और 43 से -21 करेंगे तो 22, और 22 से +24 करेंगे तो 46। लेकिन ये सीरीज किस तरह? एक में +12, फिर एक छोड़कर एक 18, और फिर छोड़ के +24 है, यानी 6 का ये इंक्रीमेंट है। दूसरे में क्या करा है कि -15 -21 है, यानी 7 का अति हो रहा है। आगे भी इसी तरह चलता। इसका जो आंसर आ जा रहा है वो हो जा रहा है बी, 43।
निम्न में से किस भारतीय को भारत रत्न एवं नोबेल पुरस्कार दोनों से नवाजा गया है? सही आंसर हो जाएगा सी, मदर टेरेसा को भारत रत्न एवं नोबेल पुरस्कार दोनों से नवाजा गया है। मदर टेरेसा को 1969 ईस्वी में समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, जबकि एक साल बाद 1980 में भारत रत्न दिया गया था उन्हें। नेक्स्ट है, श्रृंखला में उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पे आते हैं। तो आइए देखते हैं सर कि किस तरह की ये श्रृंखला अरेंज किया गया है। 4 से 9 गया है, ये +5 है, और 9 से 17 +8 है। इस तरह देखते हैं, +13 है, और इस दोनों में +20 है। और 5 से 8 के बीच में अगर हम चेक करते हैं तो ये आता है +3 +5, यानी 2 बार हमारे पास ये सीरीज चलेगा। इस तरह के इन दोनों के बीच के डिफरेंस में जो है +3 +5 +7 यानी 2 का है। अभाज्य संख्या है, दोनों नहीं है, अभाज्य संख्या का है, +11 हो रहा है, +13 हो रहा है, तो अगला जो होगा +17 होगा। इस तरह करेंगे तो हमारे पास जो निकल कर आ जाएगा वो होगा ए 186। मान लें कि धनात्मक पूर्णांक द्वारा जमीन के ऊपर की दूरी और एक ऋणात्मक पूर्णांक द्वारा जमीन के नीचे की दूरी दर्शाता है, तो निम्नलिखित का उत्तर दें। एक लिफ्ट 5 मीटर प्रति मिनट की दर से एक माइंस शाफ्ट में उतरती है। 1 घंटे के बाद इसकी स्थिति क्या होगी? लिफ्ट की चाल होगा कितना? तो 5 मीटर पर मिनट दिया हुआ है, और 1 घंटे में तय की दूरी तो 5 × 60 = 300 मीटर। लिफ्ट नीचे उतर गया था, अब इस दूरी जो स्थिति होगी माइनस में होगी, तो यानी -300 मीटर। आंसर हो जाएगा बी। एक तेल का बर्तन 3/5 भरा है। जब इससे 20 लीटर तेल का उपयोग किया जाता है तो यह 7/12 भरा होता है। बर्तन की क्षमता क्या होगा? तो माना कि बर्तन की क्षमता जो है वो है x लीटर, तो 3x/5 - 20 = 7x/12, तो 3x/5 - 7x/12 = 20, तो 36x - 35x/60 = 20। x बराबर हमारे पास आ जाएगा 1200 लीटर। क्या हो जाएगा? 1200 लीटर। नेक्स्ट है, आंसर सी हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा बी, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर, ना कि विखंडन पर। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो किया था वो एडवर्ड टेलर ने किया था। नेक्स्ट है, 500 वाट अनुमत की कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 6 रुपये प्रति किलोवाट की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा? ये निकालना होगा। 30 दिनों में रेफ्रिजरेटर द्वारा उपयुक्त कुल ऊर्जा कितना होगा? तो 500 × 8 × 30 यानी 1,20,000 वाट हो जाएगा। 120 किलो वाट इसका हो जाएगा, क्योंकि 1000 वाट आवर बराबर 1 किलो वाट आवर होता है, यानी 1 यूनिट, यानी टोटल 120 किलो वाट आवर हो जाएगा। तो इसका हो जाता है, जिस प्रकार 30 दिन रेफ्रिजरेटर चलाने में उपयुक्त कितना होता है? तो 6 रुपया 1 यूनिट का लगता है, तो 120 यूनिट के 120 × 6 = 720 रुपया। आंसर हो जाएगा बी। दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आते हैं। अब ये देखना है कि ये किस तरह अरेंज है। तो ई से +3 गया तो एच होता है, और आर से +7 गया है तो वाई होता है, और के से +11 होता है तो भी होता है, अब भी से +15 होता है तो के होता है। यानी एक बार +3 फिर +7 +11 अब +15 है। ये इसमें भी यही सीरीज चलेगा, इसमें भी यही, और इसके बाद क्या होगा ये देखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर भी एक सीरीज है दिया हुआ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो ए। हाल ही में रामचंद्र पौडेल को निम्नलिखित में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नेपाल के। रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। रामचंद्र पौडेल नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। चुनाव में पौडेल ने सुभाष चंद्र नेम्बांग को हराया था। नेक्स्ट है, भारतीय फिल्म खाली स्थान के गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार जीता है। आंसर हो जाएगा बी, RRR के लिए ये मिला है 95वें अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट है, सूरज की सीधे किरणें विषुप्त वृत्त पर किस दिन पड़ती है? और सही जवाब हो जाएगा डी। सही जवाब हो जाएगा डी, 1 और 2 इसमें हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। क्या होगा? 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेक्स्ट देखते हैं कि दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इसमें से बताना है कि लुप्त संख्या क्या है। तो 9 - 2 करेंगे तो 7 होगा, और 7 के होल क्यूब करेंगे तो 343 होगा, यही लिखा हुआ है। 9 - 2
और बाकी के होल क्यूब। उसी तरह 22 माइनस 10 करेंगे होल क्यूब तो कितना हो जाएगा 12। 12 के होल क्यूब अगर हम करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 1728। यहीं पे हमारा मिल जा रहा है 1728। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा अंतिम रूप में कितने सदस्य थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी 299। भारतीय संविधान लिखने वाले संविधान सभा जो अंतिम रूप से 299 सदस्य थे। संविधान सभा चुने हुए जनप्रतिनिधियों की वो सभा है जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती थी। भारतीय संविधान सभा का गठन का विचार 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमवार रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में किस वर्ष मैकाले विवरण के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी 1835 ईस्वी में पारित किया गया था। मैकाले का मानना था कि भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। मैकाले भारत को असभ्य देश मानता था। मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम किस सभ्यता का उदय और विकास हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुमेर। मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम सुमेर सभ्यता का उदय और विकास हुआ। लगभग 5000 ईस्वी पूर्व में सुमेर में आबादी बसने लगी थी। सुमेर में नगरों की प्रधानता के कारण सुमेर सभ्यता की शहरी सभ्यता कहते हैं। बेबीलोन में भी विश्व विजेता सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में, और सुमेर सभ्यता के पश्चात बेबीलोन इस क्षेत्र की दूसरी सभ्यता थी। नेक्स्ट है कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न। आइए देखते हैं। सभी घड़ियाँ पेड़ है। ये अगर हम घड़ियाँ की डायग्राम बनाते हैं तो ये हो जाएगा किसी का पेड़ का। सभी घड़ियाँ पेड़ है। कुछ पेड़ जो हैं पत्तियाँ हैं, कुछ पेड़ जो है ये पत्तियाँ हैं, और कह रहा है सभी पत्तियाँ फूल है। सभी पत्तियाँ जो है ये फूल है। तो चलिए इसे अगर देखते हैं तो निष्कर्ष कौन सा अनुसरण करेगा? इसका जो हो जाएगा सभी घड़ियाँ पत्तियाँ हैं, बिल्कुल हैं, कुछ फूल पेड़ है, ये सही है। तो आंसर होगा केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है, डी हो जाएगा। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल से 45 से कम हो जाती है। मूल संख्या क्या होगा? तो प्रश्न में कह क्या रहा है कि x + y = 11। तो माना कि मूल संख्या हो जाएगा 10x + y, नई संख्या हो जाएगा 10y + x बदल देने पर। तो पुनः प्रश्न से कह रहा है कि 10x + y - 10y + x बराबर कितना है? 45 है। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 9 × x - y = 45। सोल्व कीजिएगा तो x - y बराबर हो जाएगा 5। ये पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, और पहला ही ये इक्वेशन हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास x बराबर जो आएगा वो 8 आएगा, y बराबर आएगा 3 आएगा। तो मूल संख्या जो हो जाएगा 10 × 8 + 3 = 83। आंसर हो जाएगा 83। या कभी कभी आप ऑप्शन से ही रख के आप इसे फटाफट चेक कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? और इसका आंसर हो जाएगा बी जो संख्या है वो अपरिमेय है। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? भरतनाट्यम की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, तमिलनाडु में भरतनाट्यम की शुरुआत हुई थी। भरतनाट्यम तमिल संस्कृति में लोकप्रिय एकल नृत्य है जो शुरुआती दिनों में मंदिरों की देवदासियों द्वारा भगवान की मूर्ति के समक्ष किया जाता है। इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता था और प्राचीन नाम इसे सदीर कहते हैं। भरतनाट्यम में शारीरिक प्रक्रिया में 3 भागों में बांटा जाता है, समभंग, अभंग और त्रिभंग। ये परिमेय और परमेय वाला किस तरह चेक किए थे? तो इस तरह चेक कर सकते हैं आप। तो इसका जो आएगा हमारे पास वो 2 × 2 आएगा, यानी 4 आएगा लास्ट में, क्योंकि इसको तोड़ेंगे हम 4096 को। तो हमारे पास जो निकल कर आएगा वो आएगा 2 के पावर 6 × 2 के पावर 6 के 6। तो यहाँ पर 2 × 2। तो ये जो हमारे पास है ये परिमेय संख्या है। अगर ये 8 में रूट में रहेगा तो हमारे पास ये टूट कर जो आ जाएगा 2 के पावर 8 × 24 के 8। इस तरह अगर इसे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 के पावर 8 के 2 के पावर 4। तो ये जो हमारा है ये अपरिमेय है। इस तरह चेक करेंगे हमें तो आ जाएगा हमारे पास आंसर बी। दिए गए विकल्प में कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के प्रारूप को पूरा करेगी? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी जो है सही। नेक्स्ट प्रश्न है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात यानी साइड मिरर को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण कहते हैं। वाहनों के पृष्ठ दृश्य दर्पण में, सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में इसका उपयोग किया जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋणात्मक। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है। चुंबक वैसे पदार्थ होते हैं जिनके पास रखे लौहीय पदार्थ उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, एक तस्वीर में 7 सदस्य है, बी सी डी ई एफ जी एच। एच डी की एकमात्र बहू है, ई सी की बहन है, सी एफ का इकलौता बेटा है जो डी की पत्नी है, बी और जी एच के बेटे हैं, जी एफ से किस प्रकार संबंधित है। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा ए पोता। भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार एवं भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सामुदुल्ला, एन माधव राव जो कि बी एल मित्र के स्थान पे थे, और टी टी कृष्णमाचारी जो डी पी खेतान के जगह पर थे। ये सभी प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला है, महेश रीवा के पिता और वंश के दादा हैं। आकाश रीवा के भाई और वंश और ऋतु का पिता हैं। ऋतु आकाश और माया की इकलौती बेटी है। माया महेश से किस प्रकार संबंधित है, इसे आप बनाएगा, आंसर हो जाएगा ए बहू। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और इसका आंसर हो जाएगा बी रामचंद्र गुहा है। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान, सही आंसर हो जाएगा बी इंडियन ओपिनियन का। नवजीवन पत्रिका के संपादक भी महात्मा गांधी थे, और इंडियन ओपिनियन ये थे दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान। 5 व्यक्ति है, 1 से लेके 1 2 3 4 5, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। किस तरह के मुख करके, उत्तर की ओर। पांचवा और दूसरा एक साथ बैठा हुआ है। जो पांचवा है और ये दूसरा एक साथ बैठा हुआ है। पांचवा और तीसरा एक साथ खड़ा है। पांचवा और तीसरा जो है वो एक साथ खड़ा है, यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। आई सबसे बाईं ओर खड़ा है, आई जो है वो सबसे बाईं ओर खड़ा है, और सेकेंड जो है दाएं छोर पे, मैंने पहला सबसे बाईं ओर, दूसरा है जो दाएं छोर पे स्थान पे। तो सबसे दाहिने ओर कौन बैठा है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी चौथा। कौन हो जाएगा, चौथा, यहाँ पर हो जाएगा सबसे चौथा। मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना है। 6 वर्ष पश्चात मेरी आयु बेटे की आयु का 3 गुना होगी। 2 वर्षों के बाद मेरी आयु क्या होगी। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है, माना कि पुत्र की आयु जो है वो x वर्ष है, पिता की आयु क्या है 5x है। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगा, x + 6 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद पिता का आयु क्या हो जाएगा, तो 5x + 6 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है 3 गुना x + 6 बराबर 5x + 6। यहाँ से हल करिएगा, x = 6 आ जाएगा। पुत्र एवं पिता की वर्तमान उम्र 6 वर्ष एवं 30 वर्ष, तो 2 वर्ष बाद उम्र क्या हो जाएगा, 8 वर्ष तरह 32 वर्ष। आंसर जो हमारे पास निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा बी। ज्योति ने 50 दर्जन अंडे 8.40 रुपये की दर से खरीदे हैं, जिससे 20 अंडे टूट गए। बाकी बचे हुए अंडों को उसने 80 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच दिया। उसका लाभ अथवा हानि क्या होगा। तो पहले 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 12। तो 50 दर्जन में कितने हो जाएंगे, तो 50 गुना क्या हो जाएगा, 12 आप कर दीजिएगा, तो 12 × 5 = 60 यानी 600 अंडे। अब 600 अंडे का कीमत क्या है, तो 50 गुना 8.40 यानी 420 रुपये। 20 अंडे टूट गए हैं। कितने टूट गए हैं, 20 अंडे टूट गए हैं। तो अब जो हमारे पास बचा है और उसको कितना 80 पैसे के हिसाब से वो बेचा गया है। तो 600 - 20 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 580 गुना कितना हो जाएगा 80 पैसे के हिसाब से, तो टोटल हो जाएगा 464 रुपया। तो लाभ बराबर जो हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारे पास कितने आए थे, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितने थे 420, और विक्रय मूल्य हो गया 464। तो 464 - 420 लाभ जो हो जाएगा 44 रुपया। आंसर हो जाएगा हमारे पास ए हो जाएगा। ये गलत टिक लग गया है, यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ए 44 रुपया लाभ। नेक्स्ट है, 5 व्यक्ति है आई जे के एल में एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए, के एल के ठीक दाएं बैठा हुआ है।
के जो है वो एल के ठीक दाएं बैठा हुआ है। एल और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। एल और आई के बीच 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी 2 व्यक्ति बैठा होगा। एम आई के ठीक दाएं और जे के ठीक बाएं बैठा है। पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जे। निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी का। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितना है? तो 193 है। 193 जो लास्ट में बना था वो कौन बना था? तो वो बना था दक्षिण सूडान बना था। मयंक अपने कार्यालय से होटल की ओर चला। उसने उत्तर में 10 किलोमीटर वाहन चलाया। उत्तर में कितना चलाया? 10 किलोमीटर वाहन चलाया। अब कह रहा है कि वहाँ से दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला गया। वहाँ से दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला गया। फिर वह दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर चला? 5 किलोमीटर चला। और फिर जाकर अपने होटल पहुँच गया। उसके कार्यालय से होटल की सबसे छोटी दूरी कौन सी होगी? तो यहाँ से जो ये हमारे पास जो दूरी आएगी यही दूरी है। तो ये 5 चला, ये टोटल 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। और यहाँ ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा? 4 होगा। 4 3, तो यहाँ पर जो हमारे पास निकल के आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, क्योंकि √4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। √16 + 9 बराबर 5। आंसर हमारे पास ए हो जाएगा। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा डी, 8वां रैंक है। इस लिस्ट में टॉप 50 प्रदूषित शहरों में 39 भारतीय शहर शामिल हैं। अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य में पक्षी जनगणना ने 161 नई प्रजातियों की पहचान की। अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य में पक्षी जनगणना ने 161 नई प्रजातियों की पहचान की। अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में स्थित है। मार्च 2023 में केरल में अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य और अरालम वन्यजीव परिभाग में कोट्टियूर वन्यजीव अभ्यारण्य में आयोजित वार्षिक पक्षी जनगणना के दौरान बर्ड वॉचर्स द्वारा एक नई सहित 161 पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई है। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को सही क्रम को प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास होगा ये होगा लॉगिस, और लास्ट में जो होगा वो एंटीबायोटिक होगा। इसके किस तरह अरेंज होगा? तो आंसर हो जाएगा ए। डोब्रोनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी? डोब्रोनर की त्रिक की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, तत्वों के गुण धर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास था। डोब्राइनर के त्रिक की उपलब्धि तत्वों के गुण धर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास था। सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डोब्रोनायर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों के समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने 3-3 तत्व वाले कुछ समूहों को चुना एवं उन समूहों को त्रिक कहा। परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, परमाणु त्रिज्या से। परमाणु आकार परमाणु त्रिज्या द्वारा निर्धारित किया जाता है। सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रोहन पश्चिम दिशा में देख रहा है और 45 डिग्री दक्षिणावर्त है, और फिर 225 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब वह किस दिशा में देख रहा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पूरब दिशा में देख रहा है। एक थैले में ए लाल, बी पीले, सी हरे टोकन है। यदि ए अनुपात बी समानुपात 4:15, बी अनुपात सी 9:13 है और ए बी सी क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी। ए और बी कितना दिया हुआ है? 4 और 15 दिया हुआ है। और यहाँ पर जो बी और सी दिया हुआ है वो 9 और 13 दिया हुआ है। ये जितना दिया हुआ इतना आप यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ भी ये वाला टर्म लिख दीजिए 9, और फिर सीधे सीधे गुना कर दीजिए। 9 × 4 = 36, 15 × 9 = 135, और 15 × 13 हो जाएगा 195। हमारे पास ये आ गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उसे अगर हम छोटे रूप में इसे लिख सकते हैं, जो ये हमारे पास आया है 36, 135 और 195, तो उसको कर सकते हैं 12, 45 और 65 में कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा ए। किसी मिश्र धातु में 37.5% चांदी थी। यदि मिश्र धातु की मात्रा में 117 ग्राम चांदी थी तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी?
तो 37.5 ग्राम का मान जो है वो कितना है, 117 ग्राम के बराबर है। तो 1% बराबर जो हमारे पास आ जाएगा 117.37 तो 100% बराबर हमारे पास आ जाएगा 117 गुना 100/37.5 यानी 312 ग्राम। मिश्र धातु के अन्य तत्वों की मात्रा कितना होगा, 312 माइनस 117 बराबर 195 ग्राम। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है, तो आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में जनहित याचिका दायर किया जा सकता है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुआ था। मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती जनहित याचिका की अवधारणा में के प्रवर्तक रहे हैं। दिए गए आकृति श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा डी, 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। और 2023 का थीम था समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनः निर्माण। दी गए आकृति में कुल कितने त्रिभुज मौजूद है, इसमें त्रिभुज काउंट करना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कर लीजिएगा कौन, आंसर होगा बी। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किस लिए, आंसर हो जाएगा डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है। क्रोमेटोग्राफी शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द क्रोमा से हुई है, जिसका अर्थ जो होता है वो होता है रंग होता है। पहले इस तकनीक का प्रयोग रंगों को अलग करने के लिए किया जाता था, इसलिए इसका जो नाम है वो क्रोमेटोग्राफी पड़ा है। निम्नलिखित में कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, आंसर हो जाएगा बी, नियोप्रीन। नियोप्रीन एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक नहीं है। बहुत से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, प्रोपिलीन आदि बहुलीकरण के पश्चात जो उच्च बहुलक बनाते हैं प्लास्टिक कहलाते हैं। इन्हें तापसह क्षमता के आधार पर दो भागों में बांटता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में। अगला है, दिए गए विकल्पों में कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति को पूरा करता है, आंसर हो जाएगा बी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा ए, बैरन द्वीप में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को PQ पर रखा गया हो। ये दर्पण है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा बी। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि खेत का क्षेत्रफल 1452 वर्ग मीटर है तो 12 प्रति मीटर की दर से खेत की चारदीवारी की बाड़ लगाने की लागत क्या होगा। माना कि लंबाई चौड़ाई कितना है 4x और कितना है 3x है, क्योंकि अनुपात में है तो क्षेत्रफल जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 4x गुना 3x यानी 12x स्क्वायर। दिया हुआ ये कितना बराबर है 1452 का, तो हमारे पास x स्क्वायर निकल के आ जाएगा 121। तो x बराबर हो जाएगा कितना 11 मीटर। लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 44 और चौड़ाई हमारे पास कितना हो जाएगा 33 मीटर। परिमाप निकालते हैं, परिमाप बराबर हो जाएगा कितना, तो 2 गुना 44 प्लस 33 बराबर 154 हो जाएगा। अब बाड़ लगाने का कुल लागत कितना है 154 गुना 12 रुपये प्रति है तो 1848 रुपये। 1848 पे आंसर ये होगा। यदि x स्क्वायर प्लस mx प्लस n एक पूर्ण वर्ग है तो m तथा n के बीच का संबंध क्या है ये बताना है। पूर्ण वर्ग के लिए समीकरण में परिमेय के अनुसार m और n का जो संबंध होगा वह होगा क्या, m स्क्वायर बराबर 4n होगा। कैसे होगा, तो प्रश्न में कह रहा है कि a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के अनुरूप सजाने पर x स्क्वायर mx प्लस n को एक पूर्ण वर्ग हेतु करना होगा। तो इसे सजाएंगे तो उसे x स्क्वायर यहाँ कर देते हैं प्लस 2m/2 x प्लस m/2 के होल स्क्वायर, ये अगर हम कर देते हैं क्योंकि x स्क्वायर प्लस mx प्लस n है तो n बराबर हमारे पास जो निकल कर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा m/2 के होल स्क्वायर यानी m स्क्वायर बटा 4n के। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है, आंसर हो जाएगा ए, पोलाब्रम से प्राप्त हुआ है। पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोहान नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैलाश्रयों से प्राप्त हुआ है। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था, और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के माता का जो नाम था वो था गुजरी श्री। क्या नाम था, गुजरी श्री। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था 1666 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो हुआ वो 1708 ईस्वी में। ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे।
1699 में क्या किए थे, दल खालसा के ये स्थापना किए थे, दल खालसा के स्थापना किए थे। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना, इसमें से बताना है कि लुप्त संख्या कौन सा है। तो अगर 14 + 12 + 3 + 7 यानी ये सबको हम बाहर से को जोड़ देते हैं तो ये 20 वाला हमारे पास आंसर आ जाता है। उसी तरह अगर हम इसे जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास 20 वाला आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, तो 18 अगर रहेगा तो आ जाएगा, आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अब दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन निर्णय करता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, बहुमत से आयोग स्वयं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर बहुमत से आयोग स्वयं निर्णय करता है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग की स्थापना जो हुआ था वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भाषा में जोनेल को इस तरह लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसे क्या लिखा जाएगा। तो आइए जोनेल लिखते हैं, जैसे आई गया है कितने में, तो -1 करने पर। उसी तरह ओ को हम क्या करेंगे, +3 करेंगे तो आर आएगा। अगला में क्या करते हैं, -1 करेंगे, फिर +3 करेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर +3 करेंगे। इस तरह का सीरीज है। उसी तरह अगर हम इससे करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ए। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा सी, मेघालय में स्थित है एशिया का सबसे स्वच्छ गांव। मेघालय में खासी पहाड़ी पर स्थित मेलिंगनोंग एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। मणिपुर को मायो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। अगला है, किसी भाषा में स्टाफ को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में ऑर्डर को क्या लिखा जाएगा। तो देखना है कि ये कैसे लिखा गया है। तो अगर एस है, एस से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो आर होता है, और 1 प्लस करते हैं तो टी होता है। और यहाँ पर एस के जगह पर वही लिखा गया है आर टी, ये जो लिखा गया है दोनों आर टी। उसी तरह अगर हम टी की बात करते हैं, टी है दूसरे अक्षर में, इसको -1 करेंगे तो एस है, और इसे +1 करेंगे तो यू है। यानी ये जो दूसरा लिखा गया एस यू टी के जगह पर, यानी एक लेटर के जगह पर यहाँ पर 2 लिखा गया है, एक माइनस करके एक प्लस करके। उसी तरह अगर ऑर्डर की बात करें तो ओ के 1 माइनस करेंगे तो एन लिखा जाएगा, और 1 प्लस करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, पी लिखाएगा। तो एन पी कहाँ पर है, यहाँ 2 में है। तो इसी तरह अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो डी वाला सही हो जाएगा। हाल ही में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किसने किया है। आंसर हो जाएगा बी, नरेंद्र मोदी ने किया है, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। आंसर हो जाएगा सी, कैटालिन कार्को और ड्रू बिस्मैन को दिया गया है चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए। निम्नलिखित में कौन से वित्तीय समावेशन के लक्ष्य है। सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, बिना नगद प्रयोग को वित्तीय लेन देन को बढ़ावा देना, अप्रत्यक्ष निःशुल्क वित्तीय परामर्श उपलब्ध कराना, ये तीनों। सफ़ेद को पक्षी, पक्षी को पारा, पारा को दही, दही को डिटर्जेंट, डिटर्जेंट को सफ़ेद कहा जाए तो इनमें से कौन सा है जो थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। तो थर्मामीटर में पारा किया जाता है, पारा को दही कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा आंसर, तो ए हो जाएगा। अगले प्रश्न है, 2665 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 3% ब्याज की दर से 8 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज, दूसरे भाग पे 5% ब्याज की दर से 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज के बराबर है। दूसरे भाग की राशि क्या होगा। तो माना कि पहला भाग जो है वो x है, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 2665 माइनस x हो जाएगा। अब प्रश्न में करा x गुना 3 और गुना 8/100 बराबर है कितना, 2665 माइनस x गुना 5 और गुना 3/100, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। जब इससे हेल्प करेंगे तो आएगा 24x बराबर 39,975 माइनस 15x, 24x प्लस 15x बराबर 39,975। x का मान निकालिएगा 1025 आ जाएगा। तो पहला भाग 1025 है, तो दूसरा भाग क्या होगा, 2665 माइनस 1025 बराबर 1640। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, दूसरा भाग पूछ रहा है तो बी हो जाएगा। नीचे दी गई भिन्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। इसमें से छोटी भिन्न तो 4/9 बराबर है कितने का, 0.44 के। 5/4 बराबर है 1.25 का। 3/8 बराबर है किसका,
तो 0.375 का 6/7 बराबर किसका है 0.85 की। इसमें सबसे छोटी कौन सा है तो वो है डी 3/8। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है कूट के प्रयोग करके। आइए देखते हैं। चूना का फार्मूला होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, बूझा हुआ चूना यानी जिसमें पानी दे दिया गया हो उसका फार्मूला होता है COH के होल टेस्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिप्सम का प्रयोग होता है तो वो होता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट CaSO4 × 2H2 यानी इसमें पानी मिला दिया गया। और पेरिस ऑफ प्लास्टर के लिए अगर पेरिस ऑफ प्लास्टर में पानी मिला दिया जाएगा तो जो बनेगा वो बनेगा जिप्सम बनेगा। और जिप्सम को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो फिर से ये क्या बनेगा पेरिस ऑफ प्लास्टर बनेगा। क्या बनेगा पेरिस ऑफ प्लास्टर। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ जाएगा वो होगा सी। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है, आंसर हो जाएगा बी यकृत में। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन यकृत में होता है। अनावश्यक अमीनो अम्ल को यकृत यूरिया में बदल देता है। एक पासे के 4 पद दिए गए हैं, अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा ये ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं। आकृति 2 एवं 4 लेते हैं। 2 एवं 4 में एक कॉमन है, दोनों में क्या है जो एक कॉमन है, अतः एक से हम क्लॉकवाइज करेंगे। अगर इधर से हम देखते हैं तो 1 6 4 होगा, यहाँ पर 1 3 5 होगा। तो 4 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 3, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो 5 के विपरीत क्या होगा 4। आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी 13, 32 और 226 में ये अंतर्निहित है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में उसके भाग के रूप में सन्निहित है यानी घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या तो वो हो जाएगा डी। सफ्रेज मूवमेंट का संबंध किससे है सफ्रेज मूवमेंट का, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महिला मताधिकार आंदोलन से। सफ्रेज मूवमेंट का संबंध महिला मताधिकार आंदोलन से है। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है राष्ट्रगुरु। सही आंसर हो जाएगा ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारत के राष्ट्रगुरु अर्थात राष्ट्र के शिक्षक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से किस विकल्प का चिन्हों को दी गई अभिव्यक्ति में एक स्थान पर रखने पर वह संतुलित होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। थीन किस पादप कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है थीन, और इसका आंसर हो जाएगा डी चाय की पत्तियों से। थीन चाय की पत्तियों द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है। अफीम पोस्ता के कच्चे फल से निकलता है। कुन्नैन सिरकोना की छाल से। निकोटिन तंबाकू की पत्तियों से। कैफीन कॉफ़ी के बीजों से। और एट्रोपिन एट्रोपा की जड़ों से। और मैरिजुआना जो है वो भांग से निकलता है। और रबर हिबिया पौधे से प्राप्त लेटेक्स से। हींग जो मिलता है फेरुल्ला पौधों की जड़ों से प्राप्त रेजिन से। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सी नील हरित शैवाल लाल सागर को लाल रंग में प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा ए ट्राइकोडेसियम इरिथ्रियम। ट्राइकोडेसियम इरिथ्रियम। निम्नलिखित में किस विकल्प के चिन्हों को दी गई अभिव्यक्ति में स्टार के स्थान पर रखने पर वह संतुलित होगी। आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है यदि रूट 0.25 इंटू 0.05 रूट ए बराबर है 0.5 इंटू 0.5 इंटू रूट बी हो तो ए बटा बी का मान कितना होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं और इसे सबसे पहले तोड़ते हैं तो आएगा कितना 0.5 इंटू 0.05 रूट ए बराबर 0.5 इंटू 0.5 इंटू रूट बी। और यहाँ रूट ए बटा बी बराबर हो जाएगा 0.5 बटा 0.05 बराबर 10। ए बटा बी बराबर हमारे पास हो जाएगा 10 के स्क्वायर बराबर 100। आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है धूम्रपान के खिलाफ एक गहन अभियान के कारण पिछले वर्षों के सापेक्ष एक क्षेत्र में धूम्रपान करने वालों का प्रतिशत हर साल 10% गिर रहा है। यदि वर्तमान में धूम्रपान करने वालों की संख्या 87 से 48 है तो 3 साल पहले की संख्या कितनी थी। तो 3 वर्ष पहले की संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा तो 87 से 48 बटा 1 माइनस 10 बटा 100 के होल क्यूब कर देना क्योंकि 10% से वो नीचे गिर रहा है। तो हो जाएगा 8748 बटा 9 बटा 10 के होल क्यूब 8748 गुना 1000 बटा 729
तो हमारे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा 12,000। तो आंसर हो जाएगा 12,000 ए। मनोरा का किला कहाँ स्थित है? मनोरा का सही आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु में स्थित है। मनोरा किला की वास्तुकला शैली जो है, वास्तुकला शैली द्रविड़ शैली का है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न हो इन सभी में से। तो देखना है कि ये कौन कौन है। अगर इसके देखना है तो ये -4 है, बी से डी गया है +2 है, और डी से एक्स गया है -6 है। यानी एक बार -4 और +2 और -6 है। ये भी इसी तरह -4 +2 और -6 से बना हुआ है। अगर इसकी सीरीज देखते हैं तो ये भी है -4 +2 और -6 से। लेकिन एस से एन जो गया है वो -5 है, और एन से पी गया है +2, और पी से जे गया है -6। यानी शुरुआत में -5 है, जो कि ये गलत है। आंसर हो जाएगा ए, यानी डिफरेंट है। आंसर हो जाएगा ए। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? भारत निर्वाचन आयोग ने, सही आंसर हो जाएगा ए, सचिन तेंदुलकर को। देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए आंसर हो जाएगा ए, मौसी पोर्टल को किया है। अलग शब्द का चयन कीजिए, इसमें से अलग कौन है? आंसर हो जाएगा सी, पालक। पालक को छोड़कर अन्य सभी जमीन के अंदर उगाए जाते हैं। गाजर, आलू और मूली सभी जमीन के अंदर होते हैं। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्णिया में। जलालगढ़ किला बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है। यह मुगल कालीन सैनिक छावनी है। नेक्स्ट है अलग शब्द का चयन कीजिए। अलग शब्द का, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गैलन। गैलन को छोड़कर अन्य सभी शब्दों का प्रयोग भौतिक राशियों की परिभाषित करने में किया जाता है। सोहराब ने अपनी यात्रा मध्याह्न पश्चात 5:34 बजे प्रारंभ किया और गंतव्य पर मध्याह्न पश्चात 7:34 बजे पहुंच गया। भीमा ने वही यात्रा सोहराब के 48 मिनट 23 सेकंड बाद आरंभ की और उसी गंतव्य पर उसके पीछे 40 मिनट 12 सेकंड बाद पहुंच गया। भीमा ने अपनी यात्रा कितने समय में पूरी की? तो प्रस्थान करने का समय कितना था? 5:24 अब प्लस 48 मिनट 23 सेकंड वो जोड़ देना है, क्योंकि इसके बाद भीमा ने वही यात्रा शुरू की है। तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए क्या होगा? 7:34 प्लस कितना लेट पहुंचा? 40 मिनट 12 सेकेंड। तो हमारे पास हो जाएगा 8:15। तो भीमा की यात्रा पूरा करने में कितना लगेगा? 2 घंटा 2 मिनट लगेगा। आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। अगला है, यदि 4x³ - 2x² + 5x - 8 को x - 2 से विभाजित किया जाए तो कितना आएगा? तो दिया गया जो व्यंजक है वो 4x³ - 2x² + 5x - 8 है। x - 2 से विभाजित x - 2 बराबर 0 कर देंगे, तो x बराबर 2 का मान रख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 4 × 2 के पावर क्यूब -2 × 2 के स्क्वायर + 5 × 2 - 8। तो आ जाएगा हमारे पास 32 - 8 + 10 - 8 बराबर कितना? 26। आंसर हो जाएगा 26, यानी डी। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को ए बी पर रखा गया हो, और इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में कौन सा एक सत्य नहीं है? तो घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की मौसी थी जो सिराजुद्दौला की प्रबल विरोधी थी, बिल्कुल सही। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर बना, ये भी सही है। इतिहासकारों ने मीर जाफर को क्लाइव की गीदड़ की संज्ञा दी, ये भी सही है। और दूसरा था, ब्लैक होल की घटना प्लासी युद्ध के बाद घटित हुआ था, तो ये गलत है, क्योंकि ब्लैक होल की घटना जो हुआ था वो पहले हुआ था 20 जून 1756 में हुआ था, जबकि प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून, 1 साल बाद 1757 में हुआ था। यानी 1 साल 3 दिन बाद ये प्लासी का युद्ध हुआ था। तो आंसर हो जाएगा बी। ऑपरेशन 0 आवर का संबंध है किससे है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार करना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब 9 अगस्त 1942 को हुआ था, गांधी जी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं को ऑपरेशन 0 आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था और गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया था। अगला है, असंगत शब्द का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा डी, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को छोड़कर अन्य सभी रोग के नाम है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इको क्रेडल के रूप में किया जाता है? इको क्रेडल, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइसीलियस। माइसीलियस का प्रयोग इको क्रेडल के रूप में किया जाता है। इको क्रेडल बायो तकनीकी द्वारा निर्मित पैकिंग सामग्री जिनका अपघटन आसानी से होता है।
मंगोलिज्म रोग किसके कारण होता है? मंगोलिज्म रोग, सही आंसर हो जाएगा डी, गुणसूत्रों में असंतुलन से। मंगोलिज्म रोग गुणसूत्रों में असंतुलन के कारण होता है। यह जन्मजात रोग है। मंगोलिज्म को डाउन सिंड्रोम भी कहा जाता है। भिन्न का चयन करें, इनमें से भिन्न का चयन करें। सही आंसर हो जाएगा बी, पिगलेट। पिगलेट सुअर का बच्चा है, जबकि अन्य सभी समूह से संबंधित है, गिरोह, घात लगाना या झुंड। नेक्स्ट है भिन्न का चयन करें। तो आइए देखते हैं ये किस तरह अरेंज किया गया और इसका आंसर कौन सा होगा। तो 17/291 ये है 17:17 के स्क्वायर प्लस 2। ये है 15:15 के स्क्वायर प्लस 2। यह है 11:11 के स्क्वायर प्लस 2। यह है 13:13 के स्क्वायर प्लस 0। तो ये सबसे भिन्न है। निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा डी, 44वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। यदि कोडिंग सिस्टम में सबस्टांस को इतना के रूप में कोडित किया जाता है तो सुप्रीम को इतना के रूप में, तो पोर्ट्रेट को उसी कोडिंग के कैसे किया जाएगा? तो आइए देखते हैं। सबस्टांस को 101 लिखा गया है, तो किस तरह लिखा गया है? तो सभी SUBSTANC यह उसे ऐड करना। S का 19 होता है, U का 21 होता है, B का जो होता है, सभी को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 104। उसमें से 3 घटा देंगे तो 101 है। उसी तरह अगर हम सुप्रीमो को देखते हैं और सभी को जोड़ते हैं तो 97 आता है, उसमें 3 घटाएंगे तो 194 आ जाएगा। तो पोर्ट्रेट को अगर हम काउंट करेंगे पोर्ट्रेट को, तो हमारे पास आ जाएगा 117, उसमें से 3 घटा देंगे तो 114 आएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच की निरंतरता को। इसे जलाने की शुरुआत कब किया गया था? तो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में हुआ था और 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में मशाल के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया था। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को सही क्रम को प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देता है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 1.2/3 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? 1.2/3 बराबर होगा 5/3, इसका हो गया, तो इसका व्युत्क्रमानुपाती 3/5 हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा वो है डी। एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा के स्क्वायर, तो 121 बराबर भुजा के स्क्वायर, तो भुजा बराबर कितना हो गया? 11 सेमी। तो तार की लंबाई कितना हो जाएगा? 4 × 11 सेमी। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है तार की लंबाई, तो 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर। अब पाई का मान जानते हैं 22/7 है और r का मान क्या करना है? निकालना होगा, और ये 44 है तो r बराबर हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr स्क्वायर, मान रख लीजिए 22/7 × 7 बराबर 154 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ए। वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी व निजी दोनों के उपक्रम हो कहलाती है। आंसर हो जाएगा बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। एक व्यक्ति को इशारा करते हुए जोशुआ ने कहा कि वह मेरे पिता के भाई के पत्नी के बेटे की बहन का पिता है। उस व्यक्ति को जोशुआ से क्या संबंध है? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, चाचा या ताऊ। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा डी, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की और ये कलकत्ता में स्थापित की गई थी। कब? तो 1815 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति यानी नेशनल रिवोल्ट घोषित किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति नेशनल रिवोल्ट घोषित किया। 1857 की क्रांति गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। दिए गए विकल्प में कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के प्रारूप को पूरा करेगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास कौन सी आकृति है? जो सी आकृति है वो इस तरह को सही करती है। नेक्स्ट है हैंस्यांकर बीमारी क्या कारण है? यानी सिकल सेल बीमारी का क्या कारण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त में ऑक्सीजन की कमी और आनुवंशिक विकृति, यानी ऑप्शन डी।
सिकल सेल एनीमिया असामान्य हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं को कम ऑक्सीजन की स्थिति में होने पर विकृत कर देता है। जिन बच्चों की सिकल जीन की प्रतियां विरासत में मिलती है और प्रत्येक माता पिता से एक सिकल सेल एनीमिया होता है। मानव हृदय में त्रिनली कपाट किन दो आलिंदों के बीच में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दाया आलिंद और दाया निलय के बीच। मानव हृदय में त्रिबलनी कपाट दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में होता है। दिए गए शब्दों को अर्थ और तर्क के आधार पर व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले देखते हैं नक्की झील, उसके बाद माउंट आबू, उसके बाद राजस्थान, और उसके बाद क्या होगा? भारत होगा, उसके बाद विश्व होगा। यानी नक्की झील माउंट आबू में है, वो भी राजस्थान राज्य में, भारत देश में, और फिर विश्व में है। तो आंसर हो जाएगा 135 के ए। अबोर जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश से। अबोर जनजाति अरुणाचल प्रदेश से है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख जनजाति है जैसे डफला, अपातामी, खोबा, गालो, मुंबा और मिसमी। नेक्स्ट है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या बताना है, इनमें से लुप्त संख्या क्या है? तो यहाँ दोनों वर्णों को उनके क्रमांकिक मानों के गुणनफल को 2 से विभाजित करने पे प्राप्त संख्या के साथ लिखा गया है। जैसे अगर सी का क्या होता है? 3 होता है, एन का 14 होता है। तो 14 + 3 को हम गुना कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 42/2 हो जाएगा, यानी 21। तो ये 21 यही लिखा गया है। उसी तरह टी बी के होगा, टी के 20 होगा और भी के 22 होगा। दोनों को गुना करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वही लिखा गया है। तो अगर हम लास्ट में देखते हैं एल आई को, तो एल का 12 होता है, आई का 9 होता है, और उससे 2 से भागा देंगे तो वही हमारे पास 54 आएगा। आंसर हो जाएगा ए। यदि x = 9, y = √17 हो तो x² - y² के 1/3 कितना होगा? अब -1 का मान क्या होगा? तो आइए इसे सोल्व करते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है x² - y² के पावर -1/3 -1, x के जगह पर है कितना? 9, 81 - 17 पावर 1/3 -1 बराबर क्या हो जाएगा? 64 के पावर -1/3 -1 बराबर 4 के पावर 3 इंटू -1/3 -1, तो हो जाएगा 4। अब 3 ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा -1 के पावर -1, फिर हो जाएगा 1/4 -1। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -3/4। आंसर हो जाएगा बी। हरी ने 11.03% की समान ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 100 का निवेश किया है। 3 साल बाद समान राशि प्राप्त करने के लिए दीपू को कितना निवेश करना चाहिए, लेकिन 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे? तो माना कि दीपू द्वारा निवेश की गई राशि कितना है? x है। तो प्रश्न में कह रहा है P + P × R × T बटा 100 बराबर x × 1 + 10/100 के होल क्यूब। ये प्रश्न में कर रहा है और बस इसमें मान रख देना है सभी का, और हम जब कैलकुलेशन करेंगे x का मान आएगा तो 133.09 × 10 × 10 × 10 बटा 11 × 11 × 11 आएगा, यानी टोटल आएगा 99.99 = लगभग 100। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? आंसर हो जाएगा डी, लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। यह है, और इसकी स्थापना हुआ था कब? तो फरवरी 1964 ईस्वी में केंद्रीय सतर्कता आयोग का। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है कि इसमें से लुप्त संख्या क्या है। तो आइए देखते हैं। 13 - 8 के अगर होल स्क्वायर करते हैं तो आएगा 5 के स्क्वायर बराबर 25। उसी तरह होगा कि 12 - 7 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 के स्क्वायर बराबर 25। तो उसी तरह 15 - 9 के स्क्वायर करेंगे तो 6 के स्क्वायर बराबर 36। आंसर ए सही हो जाएगा। TCA टाई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र किसके उत्पादन के पूरा होने के दौरान होने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है? इसका आंसर हो जाएगा डी, CO2 NADH एंड FADH2। TCA चक्र प्रारंभ में एसिटाइल समूह के ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल OA तथा जल के साथ संघनन में होता है और सिट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ग्लाइसिन। सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लाइकोजिन ये सब कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ग्लाइसिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। उस विकल्प की आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में उसके भाग के रूप में सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला है किसी राज्य की जनसंख्या निम्नलिखित में किस कारक से प्रभावित होती है?
आंसर हो जाएगा जनन क्षमता से भी, प्रव्रजन से भी और मृत्यु दर से। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या क्या है ये बताना है। तो आइए देखते हैं। 5 के स्क्वायर करते हैं प्लस 6 करते हैं, यानी 5 के स्क्वायर से नहीं होगा, क्यू अगर करते हैं तो 125 प्लस 6 131, ये सही है। 7 के अगर हम क्यू करते हैं प्लस 5 करते हैं 348 हो जाएगा। 9 के क्यू प्लस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 737। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना, ए। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट ओपीडी एक नवाचार है, इसका संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। आंसर हो जाएगा डी, स्वास्थ्य से है। किससे है, स्वास्थ्य से। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने आईबीएस से वर्ल्ड गेम्स में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया को हराकर। किसे, तो ऑस्ट्रेलिया का। डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है। आंसर हो जाएगा डी, मोहन बगान ने जीता है। मोहन बगान ने ईस्ट बंगाल एफसी को 1-0 से हराकर 23 साल बाद डूरंड कप फाइनल जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हल करें। चलिए आइए हल करते हैं। 4225 को हम लिख सकते हैं 65, अब 1225 को लिख सकते हैं कितना, तो 35। हमारे पास कितना आ जाएगा, 65 माइनस 35 प्लस 6, यानी क्या हो जाएगा 71 माइनस 35 बराबर 36। और यहाँ रूट में दिया हुआ है तो 36 के अगर हम किसका रूट करेंगे तो 36 आएगा। तो 1296 को अगर हम करते हैं तो इसका बराबर हो जाएगा कितना, 1296 नहीं, ए का हो जाएगा 1296 बराबर 36। इसका जो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा ए, 1296 आंसर। ये था ज्ञान बिंदु के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।